नमस्कार दोस्तों, द एक एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम प्रिपरेशन कर रहे थे आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर की एमसीक्यू सीरीज के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो चलो शुरुआत करते हैं। ऑल द बेस्ट। दोस्तों, आपसे एक शिकायत है कि आप वीडियो देखते जरूर है लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, तो हमें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो हमारा पहला एमसीक्यू है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म एज अ फीटल ब्लड वेसल लेइंग ओवर द इंटरनल ओस। जो इंटरनल उस पर लेइंग होता है क्या, ब्लड वेसल इन फ्रंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, जो प्रेजेंटिंग पार्ट की तरह दिखाई देता है, तो उसको क्या कहते हैं टर्म, उस टर्म को क्या कहते हैं? कॉर्ड प्रोलैप्स, कॉर्ड प्रेजेंटेशन, अकल कोड प्रोलैप्स या फिर वाजा प्रीविया, तो उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ हमारा सही आंसर रहेगा वाजा प्रीविया। उसको वाजा प्रीविया कहते हैं। इट इज अ कंडीशन व्हेन फीटल वेसल ट्रांसवर्स फीटल मेम्ब्रेन, जो फीटल मेम्ब्रेन होता है उस पर ट्रांसवर्स होती है और द इंटरनल ओस पर होती है। ये जो ओस होती है सर्विक्स की, उसमें ट्रांसवर्स होती है, तब उसको कहते हैं राजा प्रीविया। और जो अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स है, कॉर्ड प्रोलैप्स होती है, वो क्या होती है? तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो ड्रॉप होती है सर्विक्स से और वजाइना से, ठीक है। और हेड द बेबी से पहले कॉर्ड आने लगती है सर्विक्स से बाहर, तो उसको कहते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स। कॉर्ड प्रेजेंटेशन किसको कहते हैं? तो रिफर्स टू कंडीशन कॉर्ड स्लीपिंग डाउन बिलो द प्रेजेंटिंग पार्ट। जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, फॉर एग्जांपल हेड है तो उसके नीचे होता है कॉर्ड, तो उसको कहते हैं कॉर्ड प्रेजेंटेशन। जो जो बैग ऑफ मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन होता है उसके साथ होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं कॉर्ड प्रेजेंटेशन। और अभी हमने जो देखा, ब्लड वेसल्स लेइंग ओवर द इंटरनल ओस के ऊपर होता है, तो फ्रंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, जो फ्रंट ऑफ उसके फ्रंट प्रेजेंटिंग पार्ट के आगे होता है, तो उसको क्या कहते हैं? वाजा प्रीविया। ठीक है, ये डेफिनेशन तीनों रख लीजिएगा दोस्तों, आपको याद रखनी पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है इसमें, लेकिन तीनों के नाम अलग अलग है। हमारा अगला एमसीक्यू है, एन इंडिविजुअल एक्सप्रेसिंग हिज फेलियर एंड डिफिकल्टीज बाय ब्लेमिंग अदर इज नोन एज। इंडिविजुअल एक्सप्रेसिंग क्या करता है? हिज फेलियर, उसका जो फेलियर हुआ है वो और डिफिकल्टी होती है, वो ब्लेम करते हैं किस कर? अदर पर, अदर पर्सन पर वो डाल देता है, उसको क्या कहता है? ये एक मेंटल का डिफेंस मैकेनिज्म में आता है। उसको रिप्रेशन बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं या फिर डिनाइल बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ सही आंसर है हमारा प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन करता है कि उसका जो फेलर है व डिफिकल्टी है, उसका जो ब्लेम है वो किसी अदर पर्सन पर कर देता है, तो उसको कहते हैं प्रोजेक्शन करना। ठीक है, हम पूरा डिफेंस मैकेनिज्म का एक वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, रिप्रेशन में उस हम आगे देखेंगे, सब्लिमेशन क्या है वो देखेंगे, और डिनाइल आपको तो पता ही होगा, एक्सेप्ट ही नहीं करते वो। डिनाइल का मतलब ही होता है एक्सेप्ट नहीं करना, तो उसको कहते हैं डिनाइल। तो हमारा सही आंसर ब्लेम वाला आए तो प्रोजेक्शन। ठीक है, जो रिप्रेशन होता है, इट इज नॉट ऑल बेड, इट इज अनकंफर्टेबल मेमोरी वर इजीली टू ब्राउट टू माइंड वी वुड बी फेस विथ द अन। ये पूरा हम उस वीडियो में पूरा समझने वाले हैं दोस्तों। सब्लिमेशन क्या है, अगर आपको देखना है तो देख लीजिए। इट इज द ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द सॉलिड फेज टू जो लिक्विड फेज में आ जाता है। तो ये आपको एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा दोस्तों इन सबको। तो हम उसका लेक्चर पूरा देखने वाले हैं। और डिनाइल है वो तो हमने बोला, रिफ्यूज करता है, रिकॉग्नाइज एक्नॉलेज द थ्रेट इन द सिचुएशन, कोई सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता उसको डिनाइल बोलते हैं। हमारा अगला एमसीक्यू है दोस्तों, इन विच कंडीशन द प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इज सीन। जो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है वो कब होती, कौन से सिचुएशन में होती है? डियोनिनल एट्रेसिया, इंट्रूजनल या फिर मेगाकोलोन या फिर पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो इनमें से सही आंसर है दोस्तों पाइलोरिक स्टेनोसिस। जो पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है वो क्या होता है? तो इट इज डिफाइंड एज नैरोइंग आउटलेट ऑफ द स्टमक। जो स्टमक का आउटलेट होता है, निचला हिस्सा होता है, तो यहाँ पर जो ये नैरो हो जाता है पार्ट, और फूड कैन नॉट पास द इजिली फ्रॉम द डियोडिनम। जो डियोडिनम होता है उधर जा नहीं पाता है, रिजल्टिंग फ्रॉम फीडिंग प्रॉब्लम होता है।
और प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा स्टमक होता है उसमें ज़्यादा हो जाता है जो हमने खाया है वो पूरा, और यहाँ नैरो पार्ट हो जाता है, जा नहीं पाता है, तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होता है और वापस आता है खाना, उसको वॉमिटिंग कहते हैं, वो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कहते हैं। पाइलोरिक स्टेनोसिस में ये देखा जाता है, जो पाइलोर का स्टेनोसिस मतलब कि छोटा हो जाता है, ठीक है। द मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, जो मैटरनल MMR, ये दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1000 लाइव बर्थ पर होता है, 100 लाइव बर्थ पर होता है, या फिर 10,000 लाइव बर्थ पर होता है, या 1 लाख लाइव बर्थ पर होता है। इसका सही आंसर है 1 लाख लाइव बर्थ पर ही होता है, ठीक है। हमारा आंसर है सी। तो MMR की जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो जो नंबर ऑफ मैटरनल डेथ, जो डेथ हुई है मैटरनल, जो मदर की डेथ हुई है, अपॉन उसके, उसको किसके किसके साथ किससे डिवाइड करना है, तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ, कितने बर्थ हुए है, और इनटू 1 लाख, तो 1 लाख से कम करना है, तो हमारा आंसर रहेगा 1 लाख। MMR में 1 लाख आता है दोस्तों, ठीक है। विच ड्रग इज प्रिफर टू यूरिनरी एंड जेनाइटल इन्फेक्शन, जो UTI होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और जेनाइटल इन्फेक्शन, उनमें कौन सी ड्रग प्रिफर की जाती है, नॉरफ्लॉक्सिन, पेफ्लॉक्सिन, ओफ्लॉक्सिन या फिर सिप्रोफ्लॉक्सिन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सिप्रोफ्लॉक्सिन। सिप्रोफ्लॉक्सिन क्यों, क्योंकि जो सिप्रोफ्लॉक्सिन है वो ऑप्शन 4 इज द मोस्ट कॉमनली यूज fluoroquinolones for urinary tract infection, certain genital infection due to its effectiveness and broad spectrum of activity। तो जिस ये तीनों भी दी जाती है, लेकिन सबसे कॉमनली यूज होती है वो सिप्रोफ्लॉक्सिन टैबलेट। सिप्रोफ्लॉक्सिन सबसे कॉमनली यूज होती है किसमें, UTI और जेनाइटल इन्फेक्शन में, ठीक है। तो सिप्रोफ्लॉक्सिन याद रखिए, ये सारी भी यूज होती है इन्फेक्शन में। द लेक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू इज कॉल्ड, जो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है बार बार। लेक ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू और ब्लड, ब्लड स्ट्रीम में भी ऑक्सीजन कम होता है उसको क्या कहते हैं, या ब्लड जो टिश्यू में ऑक्सीजन कम हो जाता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, एनोरेक्सिया, एनोक्सिया, साइनोसिस या फिर हाइपोक्सिया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हाइपोक्सिया। अगर हाइपोक्सिया आए तो टिश्यू में, हाइपोक्सेमिया आए, क्षेमिया, यहाँ पर क्षेमिया होए तो आएगा ब्लड में, ब्लड में अगर ऑक्सीजन कम हो तो हाइपोक्सेमिया, टिश्यू में हो तो आएगा हाइपोक्सिया। और ये हाइपोक्सिया कब होता है, तो लंग्स डिजीज होता है तब होता है, स्ट्रॉन्ग पेन मेडिसिन लो तभी होता है, हेल्थ कोई हार्ट प्रॉब्लम हो तब होता है, और एनीमिया में होता है, एनीमिया के दौरान हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रॉन्ग पेन मेडिसिन लो तब, और लंग डिजीज होता है तब ऑक्सीजन इन टिश्यू, जो टिश्यू में ऑक्सीजन वो हाइपोक्सिया हो जाता है। अब ये एनोरेक्सिया क्या है, तो एनोरेक्सिया वो एक ईटिंग डिसऑर्डर है, मेंटल में आता है, जो क्या होता है, तो एबनॉर्मली लो बॉडी वेट हो जाता है उसमें, किसी इंटेंस फियर ऑफ द गेनिंग वेट, अगर मैं खाऊंगा खाऊंगा खाऊंगी तो वेट बढ़ जाएगा, ऐसा एक फियर रहता है, उसकी वजह से खाना कोई खाता, खाना पेशेंट है वो खाता नहीं है, और उसका बॉडी वेट है वो लो हो जाता है, और उसको ईटिंग डिसऑर्डर कहते हैं, और उसको कहते हैं एनोरेक्सिया। उसका पूरा नाम भी है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एंड दिस परसेप्शन ऑफ द वेट, तो और वेट उसका कम हो जाता है। एनोक्सिया क्या है दोस्तों, जो एनोक्सिया है, इट इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज बाय द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्रेन, ब्रेन में जो सप्लाई होता है ऑक्सीजन का वो एब्सेंस हो जाता है तब उसको कहते हैं एनोक्सिया। यहाँ ब्रेन की बात है, यहाँ एनोरेक्सिया में एक ईटिंग डिसऑर्डर है, हाइपोक्सिया टिश्यू की बात है। अब आता है साइनोसिस, तो साइनोसिस क्या है दोस्तों, इट इज द ब्लूइश थिंग और स्किन, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसका कलर क्या हो जाता है, ब्लूइश हो जाता है। जो बच्चे अभी अभी जन्मे हो उनका देखा होगा, उसका हेड ब्लूइश हो जाता है, तो उसको जो ऑक्सीजन होता है वो कम हो जाता है जो टिश्यू या सेल में, तब होता है साइनस, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, तो ब्लूइश और पर्पलिश हो जाता है, तो उसको कहते हैं साइनोसिस, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला एमसीक्यू है, ब्लैंक इज ऑल्सो नोन एज एस्कोर्बिक एसिड, इनमें से कौन सा एस्कोर्बिक एसिड है, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी
या विटामिन ए? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, आपको सबको पता ही होगा, विटामिन सी को क्या कहा जाता है? एस्कोर्बिक एसिड, ठीक है। और विटामिन ई को क्या कहते हैं? टोकोफेरोल। विटामिन बी को क्या कहते हैं दोस्तों? कैल्सीफेरोल। और विटामिन ए को क्या कहते हैं? ये आपको कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। Which one of the following is the process of urination resulting from voluntary and involuntary muscles? जो प्रोसेस है इनमें से कौन सी यूरिनेशन की रिजल्टिंग फ्रॉम वॉलंटरी और इनवॉलंटरी जो मसल्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं? तो मिक्चुरेशन प्रोसेस, प्रोस्टेट प्रोसेस, किडनी प्रोसेस या ग्लोमेरुलर प्रोसेस, इनमें से कौन सी प्रोसेस में आता है? तो आता है मिक्चुरेशन प्रोसेस। जो मिक्चुरेशन का प्रोसेस होता है उसमें वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों मसल्स ऐड होते हैं। तो वो क्या है? तो जो प्रोसेस ऑफ एम्प्टी यूरिन फ्रॉम द स्टोरेज ऑर्गन, जो ब्लेडर है उनमें से हम ब्लेडर को खाली करते हैं, तो वो प्रोसेस है एक, तो उसको कहते हैं मिक्चुरेशन, नेमली द यूरिनरी ब्लेडर, ठीक है। तो a nervous reflex called micturition reflex occur to the empty bladder as 150 to 200 ml यूरिन वॉल्यूम। जब ब्लड हमारा यूरिनरी ब्लेडर में 150 से 200 ml का यूरिन हो जाता है, तब एक रिफ्लेक्स आता है कि आपका यूरिनरी ब्लेडर फुल हो गया है। उस प्रोसेस को मिक्चुरेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला एमसीक्यू है दोस्तों, विच इज अ नॉट अ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक? इनमें से कौन सी थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की टेक्निक नहीं है? यहाँ नॉट का ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। ह्यूमर, इन्फॉर्मिंग, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स या फिर रिफ्लेक्शन? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स में कम्युनिकेशन की कोई टेक्निक नहीं है। हैमर भी आता है, इन्फॉर्म आता है और रिफ्लेक्शन भी आता है। तो अब हैमर क्या है? तो डिस्चार्ज ऑफ एनर्जी थ्रू द कॉस्मिक एंजॉयमेंट इम्परफेक्शन। तो जो हम दोस्तों के साथ बात करते हैं तब कई एनर्जी हम वेस्ट करते हैं बात करते करते, तो उसको कहते हैं हैमर। उसी तरह इन्फॉर्म में क्या है? तो किसी को आप इन्फॉर्म प्रोवाइड कर रहे हो, जिस तरह का मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक इन्फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको इन्फॉर्म, डिक्रीज द क्लाइंट एग्जाइटी। आपकी अब जो एग्जाम आ रही है उसकी एग्जाइटी थोड़ी थोड़ी कम हो रही होगी क्योंकि आप पढ़ रहे हो, और जो नहीं पढ़ता है उसको एंग्जाइटी होती रहेगी। तो जो पढ़ता है उनको एंग्जाइटी कम होती है, तो इन्फॉर्मेशन में एंग्जाइटी कम होती है। मोस्ट पीपल हैबर टू फियर ऑफ द अननोन, और किसी को जो अननोन होता है उसको अननोन से इंफॉर्मेशन थोड़ी फियर भी रहती है। और रिफ्लेक्शन में क्या है? तो रिफ्लेक्शन है तो रिपीटिंग बैक द फीलिंग, आइडियाज और मैसेज कन्वे। तो जो हम कम्युनिकेशन करते हैं तो रिफ्लेक्शन में क्या, कोई बात कर रहा है तो उसका रिप्लाई देता है बाद में, तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिपीटिंग बैक, उसको फीलिंग उसका, अगर आप किसी से बात करो तो आप रिप्लाई करते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ और आप बैक में हमें लाइक करे, कमेंट करे, तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। हमारा अगला एमसीक्यू है दोस्तों, इन विच कंडीशन ओरल पिल शुड नॉट बी गिवन टू अ वुमन? यहाँ फिर से आया है नॉट, नहीं देनी है। कौन सी कंडीशन में ओरल पिल्स नहीं देनी है? ठीक है, तो कौन सी देनी होगी वो हमें देखना होगा। वजाइनल इन्फेक्शन, अस्थमा, हाइपरटेंशन या फिर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो तब ओरल पिल्स दी जाती है, अस्थमा हो तो भी दी जाती है, और वजाइनल इन्फेक्शन हो तो भी ओरल पिल्स तो दी जाती है। लेकिन जब हाइपरटेंशन होता है तब ओरल पिल्स नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? व्हेन इट्स टू हाई, जब बीपी हाई होता है, हाइपरटेंशन का मतलब है ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो इट्स रेज हार्ट वर्कलोड होता है हार्ट को। इट कैन कोज सीरियस डैमेज भी हो सकता है आर्टरी का, ठीक है। ओवर टाइम अनकंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर इंक्रीज द हाई रिस्क ऑफ द हार्ट डिजीज में हाई रिस्क हो जाता है, स्ट्रोक आ सकता है, किडनी डिजीज भी हो सकते हैं। और लॉन्ग टर्म यूज इस्ट्रोजन कंटेंट ओरल पिल्स, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, ओरल पिल्स होती है, इस्ट्रोजन कंटेंट होते हैं उसमें, वो इंक्रीज ब्लड प्रेशर करता है और रैपिडली इंक्रीज द हाई रिस्क ऑफ द हाइपरटेंशन। और उस जब हाइपरटेंशन होता है और फिर उसको ओरल पिल्स दी जाती है तो हाइपरटेंशन और बढ़ जाता है। तो हाइपरटेंशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ओरल पिल्स, ठीक है दोस्तों। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए, सारे वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।